हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो हो चुका आगाज रन का, यूं बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा एक दिन मैदान जीत कर ले जाएगा। तो चलिए अपने क्लास की ओर हम लोग सेशन को बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में देख के आपका पढ़ चुके थे शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग नेक्स्ट आगे के क्लास को हम लोग स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो आज का क्लास है उसका हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझिएगा। हाँ, ये इंडिया हो गया। आपको जब मौर्य काल में आपको पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि मौर्य काल है ना, मौर्य काल में जब स्टार्ट हुआ तो मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने इधर के क्षेत्र यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान और कुछ ईरान का क्षेत्र को किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। किसे? तो सेल्यूकस निकेटर से। किसका राजदूत था? तो सिकंदर का। ये आपका पीछे क्लास का बढ़ाया हुआ था, तो आपको थोड़ा समय एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो इस क्षेत्र को किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। लेकिन जब अशोक का शासन आया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता का शासन आया, तो अशोक ने एक कलिंग देख रहे हैं यानी कि उड़ीसा के क्षेत्र को जीता, है ना। अशोक ने कब जीता? तो शासन के 8वें वर्ष कहाँ आक्रमण कर दिया? तो उड़ीसा में आक्रमण कर दिया। और यहाँ के राजा कौन था? नंदराज। कौन राजा था? नंदराज। नंदराज को हराकर यहाँ इसकी है ना, इस पद्मावती से क्या कर लिया? अशोक ने विवाह कर लिया। तो ये आपका बैकग्राउंड आपको बताया, इसलिए क्या ना, आपका जो आज का क्लास है, जो हम लोग जो अशोक से संबंधित की क्लास है। तो बताइएगा कि कलिंग को किसने जीता? कमेंट में बताइए कि कलिंग, या है ना, कलिंग का आज नाम वर्तमान नाम उड़ीसा है, यानी उड़ीसा को सबसे किसने जीता? तो अशोक ने जीता। तो इसी अशोक जैसे ही मौर्य काल का समाप्त हुआ यानी समापन हुआ, तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि आपका ये, मान लीजिए कि आपका जमीन है, मान लीजिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, है ना, और ये आपका जमीन है। अब मान लीजिए कि इसकी जमीन पर कोई राजा, एक कोई व्यक्ति आपको कब्जा कर लिया, तो आप कमजोर हैं और मजबूत व्यक्ति आपका जमीन पर कब्जा कर लिया, तो आप तो अभी तो लोकतंत्र, तो आप जीत सकते हैं न्याय के द्वारा। लेकिन मान लीजिए कि लोकतंत्र न हो तो क्या कीजिएगा? तो मान लीजिए कि आप कमजोर हैं और आपको मजबूत एक व्यक्ति जो आपका जमीन को हड़प लिया, जीत लिया, तो आप मौका देखिए कि कब एक मरेगा, या फिर कब इसका बेटा, मान लीजिए कि जैसे ही इसका बेटा या फिर इसका पोता जब कमजोर बनेगा, यानी कमजोर होगा, यानी मौका देख रहा है व्यक्ति जिसका जमीन कब्जाया गया है, मौका देखे कि जब ये व्यक्ति कमजोर होगा तो उसको तुरंत हम अटैक करके जीत लेंगे, मतलब अपने अधिकार को, अपने क्षेत्र को जीत लेंगे। तो ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही मौर्य काल समाप्त हुआ, यानी कि मौर्य काल का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ आपको पता बताए थे कि अयोग राजा था, मतलब उसका योग नहीं था, योग्यता था ही नहीं राजा बनने का, कुशल भी नहीं था। तो इसी कारण है ना, इसके छोटे छोटे क्षेत्र राजा ने इस पर आक्रमण करके अपने क्षेत्र को जीत लिया। तो यहीं के लोग, उड़ीसा का लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उड़ीसा एक अलग देश थे। कौन कर रहा है? यानी कि उड़ीसा के लोग। और अशोक ने जीत लिया तो खैर अलग बात है, सब मौका देख रहा था कि कब हम लोग जैसे ही जो साम्राज्य है कमजोर पड़ेगा, हम अपने क्षेत्र को अलग देश पुनः बना लेंगे या अलग अधिकार बना लेंगे। तो यही मौका मिला किसका? चेदी वंश का। यानी जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ का सम्राट यानी राजा बना, उसके बाद चूंकि अयोग था, तो इसीलिए सभी इस क्षेत्र पर किसने आक्रमण करके जीत लिया? तो हिंदिया बने, इन्हीं यूनानियों ने जीत लिया। इधर देखिएगा तो कलिंगों ने जीत लिया, सॉरी आपका कलिंग। तो यहाँ पर कौन सा वंश स्थापित हुआ? चेदी वंश, है ना। यानी बताइएगा यहाँ पर कौन सा वंश स्थापित हुआ? तो चेदी वंश। यानी उड़ीसा पर कौन सा वंश स्थापित हुआ? चेदी वंश। तो हम लोग आज मेन रूप से हम लोग को क्लास किया है चेदी वंश का है। ज्यादा बड़ा आपका टॉपिक नहीं है ना।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर चेदी वंश को संस्थापक कौन है ना। तो सबसे पहले संस्थापक देखेंगे, तो संस्थापक इसका का नाम क्या है, महामेघवाहन। महामेघवाहन इसका नाम क्या है, महामेघवाहन। इसलिए चेदी वंश को क्या कहा जाता है, तो महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है ना। ये चेदी वंश अर्थात महामेघवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम खारवेल था। राजा का नाम क्या था, खारवेल। ये खारवेल बहुत है ना, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। खारवेल जब राजा बना है ना, खारवेल क्या बना, राजा बना। तो खारवेल ने उड़ीसा के उदयगिरी में क्या बनाया, उदयगिरी के पहाड़ पर क्या बनाया, हाथी गुफा बनाया। यानी समझिएगा, जिस तरह से अशोक ने अपने संदेश को पहुंचाने के लिए अभिलेख का निर्माण किया, अभिलेख लिखवाना शुरू किया, ठीक उसी प्रकार जब चेदी वंश का कौन सबसे प्रतापी राजा था, खारवेल का भी शासन आया। तो इसने भी गुफा यानी का अभिलेख लिखवाया। कहाँ अभिलेख लिखवाया, तो उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर लिखवाया। उस कहा तो हाथी गुफा में, है ना। इसमें हाथी गुफा में आपको क्या मिलेगा, हाथी गुफा अभिलेख में जनरली खारवेल के 13 वर्ष का जितने भी घटना हुआ है इसमें उल्लेखित किया गया। यानी हाथी गुफा में आपको क्या मिलेगा, तो खारवेल के 13 वर्ष तक के शासन काल के उल्लेखित यानी घटना का उल्लेख किया गया, है ना। उसके बाद देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसका, खारवेल का। खारवेल जब राजा बना तो खारवेल ने 12वें वर्ष निशासन के 12वें वर्ष आक्रमण कर दिया, कहा, मगध पर। निशासन का 12वें वर्ष कहाँ आक्रमण कर दिया था, मगध। जब है ना, मगध का साम्राज्य इतना ही था। यानी मगध का साम्राज्य कितना था, मगध का साम्राज्य पर राजा कौन कर रहा था, इसके समानांतर था शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग। तो जैसे ही खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष मगध पर आक्रमण कर दिया, तो वहां राजा कौन था, बृहस्पति मित्र। यानी कि मगध पर राजा कौन था, बृहस्पति मित्र। बृहस्पति मित्र का संबंध किससे है, तो पुष्यमित्र शुंग का ही एक नाम है बृहस्पति मित्र। तो खारवेल ने शासन के 12वें वर्ष में कहा आक्रमण कर दिया, मगध पर। और आक्रमण कर बृहस्पति मित्र को है ना हरा कर यानी पराजित कर जिनसेन की मूर्ति को वापस लाया। किसकी, जिनसेन की। जिनसेन क्या लाया, जिनसेन की मूर्ति को वापस लाया। किसने लाया, तो बृहस्पति मित्र नहीं लाया, बृहस्पति मित्र को हराकर लाया खारवेल ने। ये जैनसेन मन में प्रश्न आ रहा हो कि जिनसेन का मूर्ति क्या है, तो ये जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है ना। तो इस जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है, इसलिए खारवेल ने, चूंकि खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था, है ना। तो खारवेल किस धर्म को अपनाया, तो खारवेल ने जैन धर्म को अपनाया। तो चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, खारवेल। और खारवेल ने किस धर्म को अपनाया, तो जैन धर्म। तो यही इसी में प्रसंग में कहा जाता है कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ से आपको पता हो गंगा नदी निकलती है। तो जैसे ही आक्रमण कर दिया कौन, चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल। कहाँ आक्रमण कर दिया, तो मगध पर। तो इसने अपने अभिलेख में लिखवाया है कि हमारा हाथी है ना, कौन, हाथी गंगा स्नान किया है, यानी गंगा में नहाया है। किसने, कौन लिख रहा है अपने हाथी गुफा अभिलेख में, किसने लिखवाया, तो खारवेल ने लिखवाया कि हमने शासन के 12वें वर्ष मगध पर आक्रमण किया और हमारा हाथी ने उस गंगा में स्नान किया, है ना। मतलब कहने का सेंस, हमने उस क्षेत्र पर जीत कर यानी उस क्षेत्र पर आक्रमण कर यहाँ से जिनसेन की मूर्ति को ले गया। आखिर जिनसेन की मूर्ति को वापस क्यों लाया खारवेल ने, तो जब महापदन यानी नंद वंश के जब शासन चल रहा था, तो नंद वंश के राजा था कौन सा, महापदम नंद ने। तो महापदम नंद ने ही यहाँ से मूर्ति लेके चल गया था, कहाँ, तो यहाँ पाटलिपुत्र में। यानी जिनसेन की मूर्ति कहाँ पहले था, तो कलिंग में। और इस जब राजा बना था महापदम नंद, नंद वंश का राजा महापदम नंद ने, है ना, इसको जीत है ना कब्जा यानी कि हरा कर, यहाँ का राजा जो लोकल राजा था उसको हरा कर इस मूर्ति को पाटलिपुत्र ले गया था। तो इसी का बहुत भय था, यानी कि इसी को है ना वापस लाने के लिए इसके मन में यानी कि खारवेल के मन में काफी चिंता था कि हम जिस धर्म को अपनाए हैं यानी जैन धर्म,
और जैन धर्म के सबसे यानी बहुत प्राचीन बहुत अद्भुत मूर्ति जिनसेन की मूर्ति को पाटलिपुत्र में लोग यानी रखा हुआ है। तो हम एक न एक दिन क्या करेंगे, इस मूर्ति को हम अपने क्षेत्र में यानी अपने देश में वापस लाएंगे और अंततः एक न एक दिन खारवेले अपने यानी जिनसेन के जैन धर्म से संबंधित मूर्ति को अपने यहाँ वापस ला दिया। तो इसी में अब अशोक ने खारवेल ने लिखता है कि हमने शासन के 12वें वर्ष कहाँ आक्रमण कर दिया, तो मगध पर। और मगध का शासन किसका, मगध पर से आक्रमण कर बृहस्पति मित्र को हरा कर यानी पराजित कर हमने जिनसेन की मूर्ति लाया और हमारा जो हाथी है गंगा में स्नान किया यानी गंगा में नहाया। आजकल गंगा में स्नान करने का है ना, लोग भोजपुरिया गाना ही बनाते हैं, कुमारे में गंगा नहैले वानी, बियाहल में गंगा नहाने वाली, काका के लोग भोजपुरिया में गाना निकाल लेते। तो खैर ये आपका थोड़ा सा है ना बता दिया आपको। तो ये आपका था चेदी वंश सेक्शन। तो हेडिंग में लिखिए चेदी वंश, हेडिंग में लिखिए चेदी वंश। तो लिखिए डैश के पॉइंट करके चेदी वंश के संस्थापक, चेदी वंश के संस्थापक, चेदी वंश के संस्थापक महामेघ वाहन थे, महामेघ वाहन था, महामेघ वाहन था। इसलिए 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 इस वंश को यानी इस चेदी वंश को महामेघ वाहन वंश कहते हैं, महामेघ वाहन वंश कहते हैं। उसके बाद लिखिए अगला पॉइंट करके मौर्य वंश के समाप्ति के बाद, मौर्य वंश के समाप्ति के बाद कलिंग अर्थात उड़ीसा पर, कलिंग अर्थात उड़ीसा पर चेदी वंश का अधिकार था। चेदी वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ, चेदी वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट करके लिखिएगा चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा, चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल थे, खारवेल थे। इन्होंने उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर, उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया, अभिलेख लिखवाया। इसमें इस अभिलेख में इन्होंने अपने शासन के 13वें वर्ष तक के, इन्होंने अपने शासन के 13वें वर्ष तक के घटना को उल्लेखित किया, उल्लेखित किया। ये हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट करके लिखिएगा, लिखिए खारवेल ने शासन के 12वें वर्ष मगध पर आक्रमण किया, मगध पर आक्रमण किया और बृहस्पति मित्र अर्थात पुष्य मित्र शुंग को हराकर वहां से जिनसेन की मूर्ति को वापस लाया, वहां से जिनसेन की मूर्ति को वापस लाया। तो ये आपका चेदी वंश समाप्त हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका एक बच गया देसी राजा में, मौर्योत्तर काल के देसी राजा को कौन सा वंश बच गया, सातवाहन वंश। तो ये क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी निपटा देंगे, है ना। तो ये आपका था आपका चेदी वंश, है ना। तो अंत में आप सभी से पुनः एक बार फिर आपको बार बार हम कह रहे हैं कि तिरंगा हवा के लहरों से नहीं, अपनी सांसों की ताकत से हम लोग फहराएंगे। अर्थात मेरा कहने का सेंस है कि आप एक खामोशी से केवल, है ना, आज अगर लगातार आप, है ना, मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन आपका सफलता आपके, है ना, कदम चूमेगी। तो ध्यान रखिएगा कि मेहनत ही सबसे बड़ी चीज है। अगर मेहनत इंसान घर में पैदा लिए है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना। चाहे वह किसी से, ऐसा नहीं कि लेबर, अगर आप सोच रहे हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज आप किसी भी फील्ड में जाइएगा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आप सभी युवाओं या छात्रों से कहना चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है ना। जनरली क्या होता है 18 से 16 से लेकर 26 या 28 वर्ष के बच्चों को बीच काफी अट्रैक्शन होता है जीवन में, है ना। प्यार व्यार के चक्कर में फंस जाता है। जो प्यार और चक्कर को नियंत्रित कर लेता है यानी कंट्रोल कर लेता है, वो एक दिन इतिहास लिख देता है। लेकिन जो प्यार के फेर में लग जाता है वो अपने प्यार का इतिहास लिखता है ना। तो खैर ये अलग बात है। हम आपको बीच बीच में आपको मोटिवेशन तो हम आपको करते ही रहेंगे। तो ये हमारा क्लास अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।